आज की ये लाल किताब हमारी जो शुरुआत हम करने जा रहे हैं, इसमें हम लाल किताब के फरमान से शुरू करेंगे और इसमें 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा। पहला लाल किताब के सूत्र, दूसरा पामिस्ट्री के सूत्र, तीसरा वास्तु के सूत्र। पर इसमें वही सूत्र बताए जाएंगे जो लाल किताब की फिलॉसफी के अनुसार होंगे, चाहे वो वास्तु का हो, चाहे वो पामिस्ट्री का हो। वो सूत्र बताए जाएंगे। दूसरी बड़ी बात, रोज आपको एक गुरु मंत्र दिया जाएगा जिसमें लाल किताब को समझने में आपको और भी आसानी होगी, चीजों को और आसान तरीके से समझने में आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो हम ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन बना करके चलेंगे, पहले दिन से ही बना करके चलेंगे। पहले मैंने सोचा था कि इसको अलग अलग करवाऊं, फिर मैंने सोचा नहीं, एक साथ करवाने में ही ज्यादा फायदा है। जो टॉपिक चल रहा होगा उस टॉपिक से रिलेटेड ही वास्तु का सूत्र आ जाएगा, उससे रिलेटेड ही हमारा पामिस्ट्री का सूत्र उसी के अंदर आ जाएगा। तो जो पहला फरमान है, वो पहला फरमान भी यही बताता है कि सबसे पहले इंसान पैदा कैसे हुआ। हम जो अपनी किस्मत की रेखा जो लेकर के पैदा होते हैं, वो किस तरीके से होते हैं। मैं स्क्रीन पर एक बार लेता हूं ताकि उसमें आपको दिखाई दे रहा है, ये सभी को विजिबल है। जी गुरुजी। जी गुरु। चलिए, सबसे पहले फरमान नंबर 1 पे हम आते हैं। लाल किताब के फरमान नंबर 1 में सबसे पहले ये बताया गया है कि किस्मत किस तरह से हमारे हाथों में आ जाती है। तो इसमें क्या लिखा है, हुक्म विधाता जन्म मिले तो लेख ज्योतिष बतलाता है। पहली बात ही बहुत काम की लिख दी, बहुत बड़ा सूत्र लिख दिया। क्या सूत्र लिखा है, हुक्म विधाता, यानी कि परमात्मा का जब आशीर्वाद मिलता है, परमात्मा की कृपा जब किसी के ऊपर आती है, तो हमें इस संसार में आने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मनुष्य जीवन मिलना बहुत ही दुर्लभ है। मनुष्य जीवन बहुत आसानी से नहीं प्राप्त होता। जब हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है तो मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। लेख ज्योतिष बतलाता है, जब कृपा प्राप्त होती है तो ही ज्योतिष कुछ समझाएगा, कुछ बताएगा। ये जो साइंस है, ये जो विज्ञान है ज्योतिष का, ये जब ही काम करेगा। लाल किताब बच्चा ग्रह चाली किस्मत ले आता है। ये बच्चा जब इस संसार में आता है तो उसके बारे में बता गया है कि बच्चा जब पैदा होता है, उस पैदा होते के साथ ही डिसाइड हो जाता है इस व्यक्ति का जीवन किस तरह का रहने वाला है, इस व्यक्ति के जीवन में क्या स्थितियां उत्पन्न होंगी। ये बच्चा जब इस संसार में आता है तब ही डिसाइड हो जाता है। पर ज्योतिष में हम ये कैसे पता लगाएंगे कि क्या डिसाइड हुआ है। तो आगे कहता है, इस नन्हे बच्चे इस बच्चे की नन्ही ही मुट्ठी में पकड़ा देव आकाश का। ये एक एक लाइन जो है ज्योतिष के गहरे सूत्रों को अवगत करती है। अर्थात ये जो हमारे हाथ की मुट्ठी है, बच्चे की जो बंद मुट्ठी, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी मुट्ठियां बंद होती है। जब ये बंद मुट्ठी जो होती है, इसके अंदर जो हमारी 4 उंगलियां, ध्यान से समझना, ये हमारी 4 उंगलियां और ये हमारी पूरी हथेली, इन सब से मिलकर के किस्मत बनती है। वो किस प्रकार से है, उसमें लिखा है पकड़ा देव आकाश का। आकाश का जो मालिक होता है वो है गुरु ग्रह, और गुरु ग्रह कुंडली के 12वें भाव का भी स्वामी है। जैसा कि आप में से मैक्सिमम लोग
वैदिक ज्योतिष के जानकार हैं। वे सभी जानते हैं कि हमारे कुंडली में 12 भाव होते हैं। अभी से नोट करना शुरू कर दो, लाल किताब पहले दिन से कुछ ना कुछ आपको अच्छे सूत्र देगी। 12वां भाव जो है, 12वां भाव जो होता है वो हमारे आकाश का होता है और छठा भाव पाताल का होता है। ये सूत्र जब आप रेमेडी करेंगे ना, उस समय आपको बहुत काम आएंगे। आकाश का एक यहाँ पर मतलब इस तरीके से लगाया गया कि आकाश में वायुमंडल है, एयर है, ऑक्सीजन है। जब बच्चा इस संसार में आने के बाद ऑक्सीजन लेता है, पहली श्वास लेता है, तो उसके शरीर में हरकत आती है। इस प्रकार से बताया गया है कि वह बच्चे का जन्म किस प्रकार से हुआ है। पकड़ा देव आकाश का, आप समझ गए, देव का मतलब देवता। और गुरु ग्रह को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस लाल किताब ने दी है, और इतनी बड़ी इम्पोर्टेंस दी है जैसे वैदिक किताब में सूर्य को सबसे पहला ग्रह माना है, परंतु लाल किताब कहती है सबसे पहला जो ग्रह है वो गुरु ग्रह है। अब आपको इसमें पता चलता रहेगा कि लाल किताब में गुरु को फर्स्ट प्लेनेट क्यों माना है, वो चीज यहाँ पर पहले से ही बता दी गई है। अब समझाने का प्रयास क्या चल रहा है। आकाश और पाताल के बीच में, आकाश और पाताल दो जहान हैं, एक ऊपर का जहान, एक नीचे का जहान। दो जहान के बीच में मनुष्य का जन्म होता है। देखिए बात को। अब इसमें आया है, भरा खजाना जिसके अंदर निधि सिद्धि की माला है। भरा खजाना जिसके अंदर निधि सिद्धि की माला है, अर्थात जो पाताल लोक है यानी कि जमीन के नीचे का जो लोक है, उसमें खजाना भरा पड़ा है, निधि और सिद्धि की माला। तो इसमें निधि किसे माना है और सिद्धि किसे माना है, ये चीज हम आगे चल करके देखते हैं। इसमें 9 निधि को 9 ग्रह माना है। जो 9 निधियां हैं वो 9 ग्रह है, यानी कि प्रत्येक ग्रह के पास एक ऐसी पावर है जो एक निधि को रिप्रेजेंट करती है। निधि में ना खजाना, कि हर ग्रह के साथ एक विशेष खजाना जुड़ा हुआ है, और कुंडली के माध्यम से ही हम समझ पाते हैं कि वह खजाना कौन सा है। और जो हमारी 12 राशियां हैं, वो 12 राशियां 12 सिद्धियां हैं, 12 प्रकार की सिद्धि है। जैसे हनुमान जी के पास 8 सिद्धि थी, तो यहाँ पर टोटल 12 सिद्धियां हैं। तो यहाँ पर जो राशि है वो सिद्धि प्रदात्री है। अब आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आना चाहिए, ग्रह खजाना देंगे और राशियां सिद्धि देंगी। अब यहाँ सिद्धि का तात्पर्य ये नहीं कि कोई एक तिलिस्मी पावर आपके अंदर आ जाएगी। सिद्धि का मतलब है काम को पूर्णता से करने की शक्ति। किसी भी प्रकार का कोई भी काम आप करने जा रहे हैं, क्या आप उस कार्य को पूर्णता से कर पाते हैं, इसे ही सिद्धि कहा गया है। अब इसका तात्पर्य है, यदि वह राशि उत्तम दर्जे की होगी और उसमें बैठा हुआ ग्रह जो होगा वो सिद्धि भी देगा और खजाना भी देगा, अर्थात आप में ऐसी शक्ति देगा कि जो काम आप करेंगे वो काम पूर्णता हासिल करेगा। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब आप आगे जाएंगे तो आपको ये कंसेप्ट और आगे जाके बहुत क्लियर होगा। कुछ राशियों में ताकत नहीं होती। लाल किताब में कंसेप्ट है, जिस राशि को कोई ग्रह नहीं देखता, फिर से नोट कीजिए,
ये देखिए इस फरमान में नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। फरमान वाली तो 4 लाइनें थी, वो मैंने बता दी, अब मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस प्रकार से सिद्धि में कमी आती है, किस प्रकार से खजाना हमें नहीं मिलता है। जो बिल्कुल नए लोग हैं, उन्हें भी बिल्कुल सिस्टमैटिक वे से ऐसे ही समझना है। आगे जाकर के सारी चीजें समझ में आ जाएगी। जिस भी राशि को कोई ग्रह नहीं देखता हो, यानी कि किसी भी ग्रह की दृष्टि अगर नहीं पड़ रही, हमारे पास 12 राशियां हैं और कोई ऐसी राशि है पड़ी हुई है आपकी कुंडली में जिसको कोई ग्रह नहीं देखता, वो राशि सिद्धिप्रद नहीं होगी। जैसे आगे चल करके मैंने समझाया था सोया हुआ भाव और सोया हुआ ग्रह का कंसेप्ट समझाया था, ये वो ही मैटर है। जिस राशि के अंदर कोई ग्रह बैठा हो, जिस राशि में कोई ग्रह बैठा हो या उस राशि को कोई ग्रह देखता हो, तो वह राशि आपको सिद्धि दे सकती है। इसका मतलब अब लाल किताब आपको बता रही है कि आपके अंदर कैसी शक्तियां छिपी हुई हैं। पॉइंट समझे? और इसमें कहा आगे चल के क्या कह रहा है कि 9 ग्रह है, 12 राशियां, अगर दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हो तो 108 मणके की एक माला बनती है। अब ये माला का मतलब क्या है? जो हमारा जीवन और मृत्यु का चक्र है, ये पूरा एक चक्र है, कंप्लीट एक चक्र है। मनुष्य मरता है, अपना फिर से जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है। ये एक माला की तरह एक रोटेशन चल रहा है और ये पूरा का पूरा रोटेशन 9 ग्रह और 12 राशियों के अधीन है। तो मतलब समझ गए? तो 12 इंटू 9 108 108 ये मणकों की माला से पूरी एक माला बन गई, अर्थात एक जीवन चक्र बना। इसमें ये समझाया गया है हमें कि किस प्रकार से इंसान इस संसार में आता है और किस्मत कैसे तय होती है। तो आगे से याद रखना, अपनी एबिलिटी, कोई भी ऐसी राशि जिसके ऊपर कोई ग्रह निगाह नहीं डाल रहा या कोई ग्रह नहीं बैठा, वह राशि से संबंधित है जो भी सिद्धि होगी, यानी उस राशि के जो भी गुण होंगे, उस गुणों में कमी आ जाएगी। और आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पर अच्छी होगी? ऐसी राशि जिस पर कोई शुभ ग्रह बैठा हो। समझिए, ऐसी राशि जिसमें कोई शुभ ग्रह बैठा हो या कोई शुभ ग्रह दृष्टि देता हो, वो आपके अंदर छिपी हुई संभावना है, यानी सिद्धि छिपी हुई है वहां पर। आपको उस चीज पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अब अगला हम फरमान नंबर 2 करेंगे। अब ये उससे आगे कह रहा है, उसकी कुदरत का हुक्म ना हो। उसकी कुदरत का मतलब भगवान से बात चल रही है। भगवान, कुदरत का मतलब प्रकृति, उसकी कुदरत का हुक्मनामा, हुक्मनामा मीन्स आदेश कहाँ पाया गया, यानी कि हम भगवान के आशीर्वाद से या भगवान के हुक्म से इस संसार में आए थे। अब ये कहाँ पता चलेगा कि हमारा जो जीवन चक्र होने वाला है वो कैसा है कैसा नहीं, ये कहाँ से पता चलेगा? तो फिर आगे नीचे लिखता है, अक्स गैबी जाहिर पहले। अक्ष का मतलब होता है मैप, नक्शा एक प्रकार का। गैबी का मतलब होता है रहस्यमय, डिवाइन। जाहिर पहले था सितारों पर हुआ,
अर्थात जब मनुष्य इस संसार में आता है तो उसकी किस्मत का नक्शा सबसे पहले सितारों पर पता चल जाता है। अर्थात आकाश मंडल में तारों की स्थिति, ग्रहों तारों की स्थिति से जो उस समय का मानचित्र बनता है, जो कुंडली के रूप में हमारे सामने प्रकट होता है, वो सबसे पहले वहां पर उसका नक्शा तारों सितारों में बन जाता है। नक्श जिसका पीछे दुनिया के दिमागो आ हुआ। अब इसका मतलब है जब ये नक्शा आकाश में बनेगा, फिर इस दुनिया में यानी कि हमारी जन्म पत्रिका में हम जो कुंडली बनाते हैं, वो जिस समय बच्चा पैदा होता है उस समय आकाश में तारामंडल में जो ग्रह और राशियों का जो मानचित्र बनता है, जो आपसी संबंधों का मानचित्र बनता है, उसी का लेखा जोखा हमारी जन्म पत्रिका में होता है। दिमागी खानों का असर तब हाथ की रेखा हुआ। अब इसमें दो चीजें बताई गई हैं, बड़े आराम से समझना। क्या कि हमारे दो हाथ हैं और दिमाग के दो हिस्से हैं। जो राइट हैंड है, इस दाएं हाथ ने हमारे लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट किए हुए है। राइट हैंड ने लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट किया हुआ है। अब ये केमिस्ट्री का फार्मूला है इसमें कि राइट हैंड हमारे लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट करता है, जिससे हम डे टू डे रूटीन लाइफ के डिसीजंस जो लेते हैं, हम रोजमर्रा में जो हमेशा कुछ ना कुछ सोच करके डिसीजन लेते हैं, छोटे छोटे जो डिसीजंस लिए जाते हैं, लोक व्यवहार इसमें शामिल है। वो हमारे लेफ्ट ब्रेन से चलता है, जो कि राइट हैंड की तरफ से एक्टिवेट होता है। अर्थात जो ये राइट हैंड में जो रेखाएं आएंगी, वो हमारे दिमागी संतुलन का हिसाब किताब बताएंगी। लाल किताब बड़ी गहराई में बात कह रही है, किस व्यक्ति का दिमागी संतुलन कैसा है, कैसा नहीं है, ये बात आपकी हाथ की रेखाओं के मानचित्र पर पता लग जाएगा। यानी कि इससे ये पता चल जाएगा, अगर हाथ की रेखाएं में गड़बड़ है, राइट हैंड की रेखा में गड़बड़ है, तो लेफ्ट ब्रेन से, सॉरी हैंड बार बार ही दिमाग में आ रहा है, लेफ्ट ब्रेन से जो काम हम करते हैं, अगर यहाँ गड़बड़ है तो वो वाले काम आप बहुत अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा, डे टू डे रूटीन के काम और हमारा लोक व्यवहार का मतलब होता है आप लोगों से कैसे बातचीत करते हैं, लोगों से कैसे मित्रता करते हैं, लोगों से व्यवहारिक पक्ष आपका कैसा रहता है। आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं या बहुत पेशेंसफुली सामने वाले को सुनते हैं, या आपके अंदर के जो ख्यालात हैं वो बड़े नेगेटिव चलते रहते हैं। ये सभी चीजें हमारे राइट हैंड से पता चलेंगी। इसके विपरीत लेफ्ट हैंड का संबंध हमारे राइट ब्रेन से है। ये बहुत ही क्रिएटिव कामों में यूज होता है। अगर उल्टा हाथ है, अभी आगे क्या करा, उल्टा हाथ में अगर आपके हाथ की रेखाएं खराब होंगी तो आपका राइट ब्रेन ढंग से एक्टिवेट नहीं है, ऐसा माना जाएगा। लाल किताब कह रही है, दोनों हाथों की रेखाएं, दोनों हाथों की उंगलियां, अंगूठे, ये जो हमारी बंद मुट्ठी है, इसमें हमारी किस्मत कैद है। और इससे ये पता चलेगा अगर कहाँ पर गड़बड़ हुई, दिमाग के किस हिस्से के अंदर गड़बड़ी ज्यादा है। जैसे कुछ लोग बहुत अच्छी फ्यूचर की प्लानिंग बना सकते हैं, बहुत ही क्रिएटिव सोचते हैं वो लोग, बहुत ही अलग हट करके काम करने में उनकी दिलचस्पी रहती है, बहुत गहराई में जाकर के चीजों को इन्वेस्टिगेट करते हैं, बहुत ज्यादा रिसर्च करने में यकीन रहते हैं। ये एक प्रकार का ब्रेन का काम करने का तरीका। दूसरे जो होते हैं बहुत शॉर्ट टर्म सोचते हैं,
बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, जल्दी जल्दी जो है डिसीजन अपने बदलते रहते हैं, अपने वादों पर टिकते नहीं हैं, झूठ बहुत जल्दी जल्दी बोल जाते हैं। ये एक प्रकार का दिमागी नक्शा है। इस लाल किताब में दाल हमारे दिमाग को बहुत ज्यादा जोड़ दिया गया है। वैसे तो पामिस्ट्री में भी पामिस्ट्री में भी हमारे दिमाग को बहुत ज्यादा जोड़ दिया गया है। तो लाल किताब विशेष रूप से कहती है कि अगर किसी व्यक्ति का दिमागी संतुलन अच्छा है, दिमागी संतुलन से मतलब यहाँ पे समझना, कई बार हम कहते हैं तेरा दिमाग का संतुलन ठीक नहीं है। ये संतुलन का मतलब क्या हुआ आज हम समझेंगे। हमारा क्रिएटिव ब्रेन और हमारा प्रैक्टिकल ब्रेन जो डे टू डे रूटीन लाइफ में सोचता है, और एक हमारा क्रिएटिव ब्रेन होता है, दोनों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग आपको जीवन में ऐसे मिलेंगे जो ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, सपनों की दुनिया में रहते हैं, और हमेशा उनको लगता है कि कोई ना कोई चमत्कार हमारे जीवन में होने वाला है, और ये चमत्कार हम लोगों को पता नहीं कितना करोड़पति अरबपति बना देगा। तो लाल किताब कहती है ये बात ठीक है, आप सोचिए, पर जितनी मात्रा में आप इस तरह के ख्वाब देखते हैं, क्या प्रैक्टिकल बुद्धि भी आपकी उतनी ही जबरदस्त तरीके से सोचती है कि आज मेरे सामने जो व्यक्ति बैठा है, आज मेरे टेबल पर जो डील होनी है, जो क्लाइंट मेरे सामने बैठा है, उससे मैं कितना अच्छा व्यवहार करूं कि वो व्यक्ति सदा के लिए मेरे साथ जुड़ जाए और मेरे पास इमीडिएट पेमेंट आए, कि मेरे को अभी पैसा प्राप्त हो जाए। फ्यूचर में जो कुछ होगा सो होगा, पर आज के लिए क्या आप सोचते हैं आज और कल दोनों के बीच का जो बैलेंस है, जो आदमी इस बैलेंस को बना करके रखता है, अर्थात आज के लिए भी सोचता है और फ्यूचर के लिए भी सोचता है और बैलेंस मात्रा में सोचता है, अनप्रैक्टिकल नहीं सोचता, लॉजिकली सोचता है, उसे ही लाल किताब ने दिमाग का बैलेंस कहा है। तो दोनों के हाथ की रेखाओं में अक्सर लोगों के बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मैक्सिमम लोगों के 70% लोगों के हाथ की दोनों रेखाएं आपस में जब आप देखेंगे तो बिल्कुल मैच नहीं करती। 70% के नहीं करती है, और 100% दोनों हाथों की रेखाएं किसी की भी मैच नहीं करती। देखो कमाल की बात आपको बता दी, गहरा सूत्र बता दिया है। जो लोग ज्योतिष का प्रैक्टिकल कोर्स करने जा रहे हैं ना, प्रैक्टिकली मतलब जो वो करना चाहते हैं अपनी प्रैक्टिस, वो अपनी दुकान पे लिखवा दें हैं कि किसी व्यक्ति के दोनों हाथ की रेखाएं अगर सेम हो, वो आए, उसे हम 10,000 रुपये इनाम देंगे। हैं तो जरूर देखेंगे जरूर ना, तो वो कहेंगे देखें मिलती कि नहीं मिलती, इस बहाने आ जाएंगे आपके पास। कितना गहरा सूत्र बता दिया। तो ये लाल किताब कहती है क्योंकि दोनों का संतुलन मिलना बहुत बहुत कठिन होता है। 70% से ज्यादा लोगों के साथ ये अनबैलेंस ज्यादा होता है, अनबैलेंस ज्यादा होता है। इवन यहां तक देखा गया है, अगर आपके हाथ में लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन, अगर दोनों, मैं बना के दिखाता हूँ पेन का, लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन अगर अलग होकर के चल रही है, मैं स्क्रीन पे लेके जाता हूँ आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे। ये जो घुमावदार रेखा है, ये आपकी जीवन रेखा है, और ये आपकी ब्रेन लाइन है। हाथ बना के दिखा, तो नोट कर लो, ये दिमागी रेखा कहा गया है। लाल किताब में से दिमागी रेखा कहा होगा,
मैं पर आपको याद रखने के लिए ब्रेन लाइन लिख रहा हूं, दिमाग की रेखा। ये आपकी दिमाग की रेखा है और ये आपकी जीवन रेखा है, लाइफ लाइन। लाइफ लाइन आपके अंगूठे के नीचे से, आपके अंगूठे से नीचे से निकलती है और पूरा एक शुक्र का एरिया घेरते हुए, पूरा शुक्र का एरिया घेरते हुए, ये आगे आगे जैसे जैसे कोर्स चलेगा मैं आपको बताऊंगा। ये जो अंगूठे के नीचे का जो उठा हुआ भाग होता है, ये शुक्र ग्रह होता है। अब मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अंगूठे के नीचे का ये जो पार्ट है, ये शुक्र ग्रह है। और यहाँ कहते हैं अगर आपकी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा एक हाथ में मिलकर के चल रही है, तो कोई गारंटी नहीं कि दूसरे में भी मिलके चलेगी चलेगी। हो सकता है एक में अलग हो, एक में मिलके चल रही हो, ऐसा भी पॉसिबल है। अगर जो लोग पामिस्ट्री में बहुत गहराई में सूत्रों को समझना चाहते हैं, तो लाल किताब उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। ये मैं आपको बता दूं। इवन आप सिर्फ एक नोट्स बना लें कि राइट ब्रेन से क्या क्या काम होते हैं और लेफ्ट ब्रेन से क्या क्या काम होते हैं, बस वहीं से दिमाग लगाना। राइट हैंड में जो जो गड़बड़ मिलेगी वो समझ लेना लेफ्ट ब्रेन वाले में कमी आ जाएगी, और जो लेफ्ट ब्रेन हाथ में कोई दिक्कत मिलेगी वो राइट ब्रेन वाले पार्ट में गड़बड़ कर देगा। ये सूत्र है। ये सिर्फ सूत्र ही नोट करते चले जाएंगे। अभी मालविका जी नहीं पूछेंगे हम, फिर नहीं तो बात इधर उधर घूम जाएगी। आपको मौका देंगे। आपने सर हैंड मेल फीमेल का ये पूछना है कि हैंड्स दोनों के अलग आ रहा है, अलग। आ रहा है, आगे आगे अभी तो निकलना शुरू हुआ है, पिटारा खुला है अभी तो, है अभी चालू है। अब लाल किताब आगे क्या कह रही है, वही बात जो मालविका जी ने प्रश्न पूछ लिया कि जो हमारा सीधा हाथ है, वो मैं उसमें से बता रहा था। ये देखो उसमें लिखा हुआ जो हमारा सीधा हाथ होगा, ये फोटो खींच ली थी सबने, फोटो खींच लिया करो नहीं तो ये आपको उसमें आ जाएंगे आज। चांद सूरज फल की दुनिया में जहां दो बन गया, इलम ज्योतिष इस तरह पर जब सितारों से हुआ, सीधी देवी हाथ रेखा से खियाफा चल पड़ा, दिमाग दाया बाया दाएं बाएं पर चमक जब दे चुका। ये मैं पूरा पढ़ रहा हूं। हुक्मनामा उसकी कुदरत अपनी किस्मत, मुट्ठी बद इंसान। अब ये कविताओं के रूप में ये पोएट्री है लाल किताब की। अब इसमें क्या ये समझाने की कोशिश कर रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। राइट हैंड पुरुष का मानना है, मर्द का राइट हैंड होगा, औरत का लेफ्ट हैंड होगा। पुरुष की जो जन्म कुंडली है, पुरुष की जो जन्म कुंडली है वो राइट हैंड की सारी बातें उसकी मेन लगन कुंडली में लिखी गई हैं, और चंद्र कुंडली की सारी बातें उसके लेफ्ट हैंड में। यानी कि जो लाल किताब में लक्षण बताए ना कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा होगा तो हाथ की फलाली रेखा कैसी बनी होगी, ये बात में वो कह रहा है। तो लेफ्ट हैंड मर्द का, अगर लेफ्ट हैंड मर्द है तो अगर वो अपने लक्षण लाल किताब के हिसाब से मिलाना चाहता है तो उसको चंद्र कुंडली का सहारा लेना होगा। चंद्र कुंडली आप सभी जानते हैं, चंद्रमा जिस भाव में बैठा हो उस भाव को लगन बना लो, फिर जो कुंडली तैयार होगी उसे चंद्र कुंडली कहा जाता है। अगर किसी को ना समझ में आए तो हम एक एग्जाम्पल के साथ कर लेंगे बाद में। तो पुरुष को अपनी चंद्र कुंडली से लेफ्ट हैंड मिलाना चाहिए, लगन कुंडली से राइट हैंड बनाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो काफी हद तक अपनी जन्म पत्री ठीक है या गलत, हाथ की रेखाओं से, हाथ के ग्रहों की स्थिति से मैच मिला करके पता कर सकता है, एक आइडिया ले सकता है कि मोटा मोटा कि मामला गड़बड़ तो नहीं है कहीं मेरी कुंडली, जैसे कईयों को थोड़ा टाइमिंग का इशू रहता है तो अपने हाथ के हिसाब से वो मिला सकता है। प्लस
लाल किताब हमें एक सहूलियत और देती है, वो देती है आपकी निशानियां। वो निशानियां बताएगी प्लस लक्षण बताएगी कि अगर ये लक्षण आपके जीवन में हुए हैं तो इसका मतलब ये ग्रह कमजोर है या ताकतवर है। दोनों ही बात लाल किताब हमें बताती है, दोनों ही बात लाल किताब हमें समझाती है। ठीक है, अब हम तीसरा फरमान करेंगे, फिर चलते हैं वहां पर। ऊंचे फलक का अक्ष किधर है? अक्ष का मतलब भी मैं समझाऊंगा। हाथ दाया और कुंडली जन्म को तदबीर मर्द का नाम हुआ, ये वही बात है जो मैं आपको बता चुका हूं। कुंडली चंद्र या बाएं हाथ से तस्दीर बसर का काम हुआ, उलट हाथों से औरत माना, ग्रहफल राशि आम हुआ, नेक हवा जब चलने लगी तो दोनों दोनों का नाम हुआ। अब ये आगे क्या समझाना चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है कि जो आपका हाथ है इसमें जो उंगलियां हैं, इन उंगलियों में आगे चल करके इन उंगलियों के पोरे में राशियां भी आएंगी। 12 राशियां आपकी इन उंगलियों में रहती हैं। आप ज्योतिष के विद्यार्थी भी हैं और पामिस्ट्री के विद्यार्थी भी हैं। पामिस्ट्री के विद्यार्थी अक्सर सोच में पड़ जाते हैं कि 9 ग्रहों के बारे में तो किताबों में जिक्र है पामिस्ट्री की, पर राशियों के बारे में जिक्र नहीं है। तो लाल किताब उस बात को पूरा कर देती है। वो कहते हैं जो आपकी ये 4 उंगलियां हैं, प्रत्येक उंगली में 3 फलक बने हुए हैं, 3 पार्ट्स बने हुए हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो हर उंगली में 3 राशियां होती हैं, हर उंगली में 3 राशियां होती हैं। इस प्रकार 4 गुना में 3 करते हैं तो 12 राशियां आ जाती हैं। अब वो राशियां क्या हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं बता दूं? बहुत सिंपल है। सबसे पहली उंगली जो है वो आपकी तर्जनी की उंगली है, इंडेक्स फिंगर। फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर, ये राज चलाने की उंगली है। ये वो बात मैं बता रहा हूं जो लाल किताब में लिखी गई है। ये राज चलाने की कुंडली है, फर्स्ट फिंगर। नंबर 2, वैराग की उंगली, जो शनि की उंगली है, जो मिडिल फिंगर है, ये वैराग्य देती है, डिटैचमेंट कह सकते हो। कम बोलने की कला भी इसी से आती है, धैर्य भी इसी से ही आता है। तीसरी है रिंग फिंगर, है जिसमें शादी की अंगूठी पहना दी जाती है। ये हमारी उन्नति की उंगली है। ये लिख लीजिए, ये पामिस्ट्री की बुक में भी नहीं मिलेगा, ये लाल किताब के सूत्र। तीसरी जो रिंग फिंगर है वो हमारी उन्नति की है, तरक्की की, उन्नति की उंगली मानी जाती है। और सबसे छोटी जो उंगली है ये हमारी बुद्धिमानी की उंगली है। 4 उंगलियां बताई। पहली उंगली राज चलाने की, राज चलाने की यानी कि जब आप कुछ लोगों के समूह को लीड करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं, किसी अच्छी पोस्ट पोजीशन पर बैठ करके लोगों को डायरेक्शन देने का जो काम करते हैं, वो जब ही हो पाएगा जब ये उंगली आपकी विकसित होगी, अच्छी होगी, बढ़िया होगी। राज इसी से चलता है। चाहे कोई आप संगठन बनाए, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाए, चाहे ग्रुप में लेकर के लोगों को चले, उनको डायरेक्शन दें, ये सारे काम राज चलाना कहा गया है इसको लाल किताब में। दूसरी जो उंगली मैंने कहा वैराग्य की, धैर्य की, पेशेंस की उंगली, इसी उंगली के नीचे, अच्छा इन उंगलियों को भी कैसे देखना है, ये एक दूसरे से कंपेयर करके देखी जाती है, जब ही पता चलेगा कि राज चलाने की शक्ति ज्यादा है या तरक्की उन्नति करने की ताकत ज्यादा है या बुद्धिमानी का तत्व आप में ज्यादा है। तो अपनी जब बिल्कुल एकदम एकदम प्लेन पे लेकर के इनको पकड़ करके, जब इनके लास्ट पोरों को, जो आपके टॉप हैं, ये मैं, तो जो ये आप उंगलियां मेरी देखेंगे तो ये जो टॉप है उंगली का, जो टॉप, ये टॉप ऊपर का, ये टोटल हाइट देखनी है आपने।
इस तरीके से टोटल हाइट देखनी है, ऐसे ऐसे, और ये मिला करके देखना है आपने आपस में कौन सी उंगली एक दूसरे से बड़ी है। अब इसमें कुछ तो नेचुरल चीज है, जो मिडिल फिंगर है वो सबसे बड़ी होगी ही होगी, उससे छोटी उंगली इंडेक्स फिंगर भी हो सकती है, रिंग फिंगर भी हो सकती है। किसी की दोनों बैलेंस होगी, यानी कि रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर बैलेंस होंगी। किसी किसी की दोनों उंगलियां ये बैलेंस होंगी, पर अब यहां पर मुद्दा उठता है, अगर किसी की सूर्य की उंगली लंबी है तो सूर्य की उंगली लंबी होगी तो कंपैरिजन किससे करना है? इंडेक्स फिंगर से कंपैरिजन करना है। अगर इंडेक्स फिंगर की अपेक्षा अगर आपकी रिंग फिंगर लंबी होगी, अगर लंबी होगी तो उस व्यक्ति में उन्नति करने के प्रति, तरक्की उन्नति करने का जज्बा बहुत ज्यादा होगा, वो रिस्क टेकर होगा, वो हर मौके पर रिस्क लेना पसंद करेगा। पर वो कहता है मैंने जिस लेवल पे मैं पैदा हुआ हूं उस लेवल पे मैं मरूंगा नहीं। और ऐसे लोग जिंदगी में बहुत तरक्की उन्नति कर, सिर्फ उनको कुछ चीजों का ध्यान रखना। वो ध्यान क्या रखना है? कब अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर के काम जरूर, एक बार उन्हें सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। नहीं, कई बार ये लोग नुकसान भी खा जाते हैं, पर ये नुकसान की परवाह नहीं करते। मतलब ये अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करते कि अगर मेरा नुकसान हो गया तो मैं दोबारा से ऐसी गलती नहीं करूंगा, दोबारा से मैं ये काम नहीं करूंगा। इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत भरपूर होता है। और अगर ये मर्द के साथ है, उसका टेस्टोस्टेरोन, अगर ये मर्द का हाथ है तो खास करके उसमें रिस्क लेने की प्रवृत्ति और पुरुषत्व की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। और ऐसे लोगों को डायबिटीज होने का खतरा भी थोड़ा कम हो जाता है, ये भी मैं बता दूं पुरुषों को। तो इंडेक्स पहली अगर उंगली इंडेक्स फिंगर अगर लंबी है एज कंपेयर टू इससे उन्नति की उंगली से, तो ऐसे लोग मान सम्मान के चक्कर में पैसा कमाना भूल जाते हैं। ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही बढ़िया होते हैं, बहुत ही नॉलेजफुल होते हैं, मल्टीपल चीजों की नॉलेज ये रखते हैं, पर धन कमाना अक्सर भूल जाते हैं। अब वो बात अलग है कि फर्स्ट उंगली अच्छी है, राज चलाने की कैपेसिटी है, तो ये लीडर बहुत अच्छे बन सकते हैं, यानी कि किसी ग्रुप को लीड बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पर उस चक्कर में कभी कभी मेटेरियलिस्टिक चीजों के मामले में पीछे रह सकते हैं। और बैलेंस वाले हमेशा बैलेंस बना के रहते हैं, ना वो रिस्क लेते, ना ज्यादा पंगों में पड़ते, पैसे का हिसाब किताब भी रोज का रोज करते रहते हैं, रोज कमाई की तरफ ध्यान भी देते रहते हैं, रिस्क नहीं लेते। तो इसीलिए आप इसे हिंदुस्तान का मिडिल क्लास वर्ग बोल सकते हो। ये अगर गरीबी में भी पैदा होंगे, यानी जिनकी उंगलियां ये बैलेंस होगी, इंडेक्स फिंगर और उसकी सूर्य की उंगली यानी कि रिंग फिंगर, तो आप उसको आंख बंद करके ऐसा हाथ देखते कह सकते हो ये आदमी अपर मिडिल क्लास तक पहुंच जाएगा। मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, सिर्फ ये उंगली देख करके भविष्यवाणी कर सकते हो आप। और जिनमें उंगली ऊपर नीचे होगी, इंडेक्स फिंगर या रिंग फिंगर में बड़ा गैप आ जाएगा, मतलब ऊंचाई नीचाई का, फिर उसका डिसीजन उसके ग्रह करेंगे, उस हाथ के अंदर के ग्रह करेंगे ये डिसीजन कि ये इंसान तरक्की कितना करेगा कितना नहीं। अगर आपकी रिंग फिंगर की ऊंचाई अच्छी है और उसके अंदर उसकी बंद मुट्ठी के ग्रह बहुत अच्छे हैं, तो ध्यान रखना ऐसा आदमी बहुत तरक्की उन्नति करता है, बहुत सक्सेसफुल हो जाता है। गुरुजी आपकी उंगलियां दिखा रही है ये जो लाइन आप बोल रहे हैं ये आपकी उंगलियां दिखा रही हैं। हाँ, मैं तो बैलेंस वाला में हूँ जगदीश जी, हर एक से बैलेंस बनाता रहता हूँ मैं तो। घर में भी बस सारा दिन यही काम करता रहता हूँ, सबसे बैलेंस बनाने में लगा रहता हूँ। हैं स्टाफ से, सभी से, स्टूडेंट से, सबसे बस बैलेंस बनाए रखता हूँ मैं। चलिए, इस प्रकार से जब सबसे छोटी उंगली के बारे में ये डिसीजन हो जाएगा,
ये आदमी कितना आउट ऑफ बॉक्स जाकर के सोचने की प्रवृत्ति रखता है। ध्यान रखिएगा, कॉमन सेंस भी कॉमन नहीं होती। तो ये कैसे पता चलेगा कि इस व्यक्ति में कॉमन सेंस नहीं है? इसी उंगली से पता। ओनली वन थिंग, आपको मैं ऐसे ऐसे टिप्स दूंगा कि आप आंख बंद करके भी किसी के बारे में जस्ट मात्र 1 सेकंड देख करके जो पॉइंट बता दोगे ना, वो बंदा वैसे के वैसा ही निकलेगा, ये समझ लेना। अगर ये वाली उंगली आपकी जो सबसे छोटी उंगली है, ये उंगली जितनी उन्नत होगी, ये उंगली जितनी अच्छी होगी, उन्नत होगी, और आपकी रिंग फिंगर की जो टॉप है, रिंग फिंगर का जो टॉप का जो पहला पार्ट है, जहाँ फर्स्ट आपका फ्लेंज बना हुआ है, जो पहली लकीर खींची हुई ऊपर से पहली, जो ऊपर से पहली जो ये लकीर खींची हुई है, ये लकीर से आपने इस उंगली को मिला करके देखना है। अगर ये उंगली इस टिप को ऊपर ऊपर क्रॉस कर जाती है, मैं बना के दिखाता हूं ताकि आपको और अच्छे से याद हो गुरुजी आपका क्रॉस किया हुआ है। जाए। आपका क्रॉस किया हुआ है। नहीं, मैं तो मानता हूँ, ये बात तो हाँ, आपकी, इस अप्रिसिएशन को तो मैं मान लूंगा। मैं 2 उंगलियां बना रहा हूं, ये आपकी रिंग फिंगर जिसे अनामिका उंगली भी कहते हैं, और ये आपकी लिटिल फिंगर जिसे कनिष्ठिका उंगली बोलते हैं, सबसे छोटी, पंजाबी में है कन्नी उंगली बोल देते हैं। अब इसमें रिंग फिंगर में आप देखिएगा 3 ऐसे पार्ट्स बने हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 1 2 3। इसी प्रकार से इसमें भी ऐसे फ्लेंज बने होते हैं, 1 2 3। अब जो ये आपका जो टॉप है, सबसे छोटी उंगली का जो ये टॉप है, ये देखिए क्या इस जो जहां पे मैंने नंबर 1 लिखा है, जहां पर ये लाइन जा रही है, क्या उसको ये क्रॉस कर देता है? अगर ये क्रॉस कर देता है, उस व्यक्ति की कॉमन सेंस बड़ी दुरुस्त है। कॉमन सेंस का मतलब ये है, सिंपल भाषा में, लोक व्यवहारिक ज्ञान उसका बहुत अच्छा है। किसके सामने उसको किस तरह से पेश आना है, किस तरह से उसको बात करनी है, किससे उसको फायदा होगा, कितना फायदा होगा। कैलकुलेशन का मामला उसका बहुत अच्छा होता है, बहुत कैलकुलेटिव आदमी होता है, सेकंडों के हिसाब से गणित लगा लेता है, दिमाग में फटाफट कैलकुलेशंस कर लेता है। ऐसा आदमी अनपढ़ भी क्यों ना हो, वो व्यक्ति ज्ञानी होगा। देखो, बड़ी बात बता दी मैंने, क्योंकि ये किसकी रेखा है? दिमाग की रेखा है, नहीं सॉरी, दिमाग की उंगली है। ये कौन सी उंगली है? दिमाग की उंगली, हमेशा याद रखें, ये दिमाग की उंगली है। तो अगर ये इसको क्रॉस कर रही है, ऐसा आदमी अनपढ़ भी क्यों ना हो, उत्तम दर्जे का ज्ञानी होगा, चाहे उसे किताबी ज्ञान ना हो, पर लोक व्यवहारिक ज्ञान बहुत अच्छा हो। फाइनेंस के मामला उसका बड़ा दुरुस्त होगा, पैसे बड़े संभाल करके रखेगा, ये मैं लक्षण बता रहा हूं। पैसों का हिसाब किताब बड़ा ही अच्छे से रखेगा, और अपने दिमाग के दम पर, अपने दिमाग के दम पर जिंदगी में बहुत तरक्की उन्नति करेगा। एक हाथ की बड़ी हो, दूसरे की छोटी हो। तो वो गड़बड़ है, बैलेंस हो जाएगा। कहने का मेरा तात्पर्य सिंपल है, सिंपल लैंग्वेज में आपको बढ़िया बढ़िया टिप्स दे रहा हूं, है ना। और मुझे आज क्लास के बाद जरूर लिखना, ये पोएट्री अगर नहीं समझ में आ रही तो नहीं बताऊंगा, और अगर आ रही है तो जरूर बीच में थोड़ा थोड़ा एड ऑन कर दूंगा, थोड़ा थोड़ा, ताकि चलता रहे। क्योंकि मेरी क्लास में ये बड़ी कमी रही है कि पीपीटी नहीं होती है अक्सर,
तो मैंने कहा चलो इस बार ये भी करके देखते हैं, पीपीटी भी थोड़ा थोड़ा लगा के देखते हैं। अब हाथ में ये जो उंगलियां हैं, इन उंगलियों के नीचे जो उठे हुए हैं, जो फलक कहा गया है, जिसे लाल किताब पहाड़ भी बोलती है, जिसे लाल किताब बुर्ज भी बोलती है। अगर रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर से लंबी हो, हाँ आस्था जी, वो उसमें सिंपल है कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा रिस्क ले लेता है, रिस्क टेकर होता है, उन्नति की तरफ जिंदगी में ऊंचा उठना चाहता है। उसकी पहली मतलब उसकी दिल की जो मतलब वो कहते हैं ना अरमान जो होता है, उसका ख्वाब जो होता है, वो कहता है भाई मेरे को नेम फेम चाहिए, मेरे को जिंदगी में नेम फेम चाहिए, मेरे को ऊंचा उठना है लाइफ में, अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में, अपने साथ वाले लोगों से मुझे ऊपर जाना है। ये उनकी खासियत होती है, मतलब ये उनका ख्वाब होता है, ये उसके लिए ही प्रयासरत रहते हैं। इसका सिंपल मतलब ये है। तो जो फूला हुआ पार्ट है, जो उभरा हुआ पार्ट है, जिसे लाल किताब पहाड़ कहती है, पर्वत कहती है या बुर्ज कहती है। बुर्ज का मतलब ही पहाड़ होता है, बुर्ज खलीफा सुनते हो ना दुबई में, हाँ बुर्ज का मतलब ऊंचा, ऊंचा पर्वत, माउंट, माउंट, इंग्लिश में से माउंट कह देते हैं। शिखर, शिखर। हम लोग हिंदी में पर्वत बोल देते हैं कि हाथ में फलाना ग्रह का फलाना पर्वत। जो हर उंगली के नीचे, उंगली जिस ग्रह से रिलेटेड होगी वो उसी का पर्वत यानी कि उसी का बुर्ज उस उंगली के नीचे होगा। ये पामिस्ट्री और ये सब बहुत काम आएगी आपकी लाल किताब में, जब आप आगे आगे लाल किताब के सूत्रों को समझेंगे। ये आज की क्लास बहुत आपको फायदा देगी। तो लाल किताब समझा रही है इन हाथों में ये जो 4 उंगलियां हैं, इन 4 उंगलियों में जो ये 4 उठे हुए उभरे हुए पार्ट हैं, ये उभरे हुए पार्ट आपके 4 प्लेनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जो उभरा हुआ पार्ट है जिसे पहाड़ कहा गया है, वो ग्रह का अक्ष है। और इन पहाड़ों के बीच में से जो पानी बह रहा है, जिसे कि नदी कहा गया है, वही हमारे हाथ की रेखा है, वही हमारे हाथ की रेखा है। अगले फरमान में बताया गया, पर मैं फरमान नहीं दिखाऊंगा, सिंपल वे में बता देता हूं। तो इसका क्या सूत्र बताया लाल किताब में? ये पहाड़ जितने ऊंचे होंगे और नदियां जितनी गहरी होंगी, उतनी ही उम्दा किस्मत होगी, यानी वो व्यक्ति उतना ही बढ़िया किस्मत वाला होगा। कि ये उभरे हुए होने चाहिए, हमारे उंगलियों के नीचे के जो पर्वत हैं, बुर्ज हैं, ये उभरे हुए होने चाहिए। और जो हमारी रेखाएं बनी हुई हैं वो साफ और स्पष्ट और गहरी होनी चाहिए। बस एक लाइन में लिख लीजिए, साफ, स्पष्ट और गहरी होनी चाहिए, पूरा कलर लिए हुए हो। अगर किसी का हाथ इस प्रकार से है तो लाल किताब कहती है ऐसा आदमी अपनी किस्मत लेकर के पैदा हुआ है, अर्थात जीवन में तरक्की, उन्नति, हर चीज ऐशो आराम सब करता चलेगा। अब लाल किताब में रेमेडीज का बहुत बड़ा योगदान है। मैं सोचता हूं कि हर रोज कुछ गुरु मंत्र टाइप दिया जाए आपको। बहुत सारे लोग इस समय लाल किताब की रेमेडीज कर रहे हैं, पर उनको रेमेडीज का फायदा नहीं होगा। तो लाल किताब कहती है कि 5 तरह के लोगों को लाल किताब की रेमेडीज काम नहीं देती। वो 5 प्रकार के लोग कौन कौन से हैं? पहला वो व्यक्ति जो मांस खाता हो, जो लोग नॉन वेज का सेवन करते हैं, वो जब लाल किताब के उपाय करते हैं तो लाल किताब का उपाय काम नहीं करता है। तो अब आप में से कोई हो सकता है या आपका क्लाइंट कोई ये बात कह सकता है कि साहब हम नॉनवेज खाते हैं पर अब क्या करें? उन्हें बताइए जब तक उपाय चलेंगे
जब तक नॉनवेज छोड़ना है। उपायों के बीच में नॉनवेज नहीं खाना है। वो तो आगे जब आप पढ़ेंगे तो आप लोगों ने जिन्होंने पढ़ रखा है उसमें बार बार आता है, कुछ ग्रह विशेष के लिए आता है कि आपका अगर बृहस्पति को सुधारना है तो नॉनवेज छोड़ देना चाहिए। परंतु यहाँ पर और बात कही गई है कि जो व्यक्ति लाल किताब के उपायों से फायदा लेना चाहते हों उनको नॉनवेज खाना छोड़ देना चाहिए, खास करके जब तक उपाय चले तो विशेष कर, नहीं तो रेमेडीज असर नहीं देगी। ये बात आपने अपने हर क्लाइंट को बताई। दूसरा, शराब का सेवन जब तक उपाय चले उसे शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 3, जो व्यक्ति श्राद्ध कर्म ना करता हो, अर्थात अपने क्लाइंट को कहें अपने पितरों के निमित्त उस या तो वो खुद करे या उसके घर के परिवार का कोई भी मुखिया व्यक्ति, यानी कि उसके परिवार में श्राद्ध कर्म किया जाता होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं, अक्सर प्रश्न आएगा आपके सामने कि हम गया जी होकर के आ गए, उन्हें कहें गया जी हो के आ गए, बहुत अच्छी बात है, पर श्राद्ध कर्म फिर भी कंटिन्यूअस करते रहें। मैंने हमारे एक वीडियो में एक गया जी के बारे में और श्राद्ध कर्म के बारे में बहुत डिटेल से व्याख्या की है, इसलिए अभी उसको हम नहीं दोहराएंगे। चौथा, जो व्यक्ति देवी देवताओं का अपमान करता हो, जो धार्मिक भावनाएं नहीं रखता हो, यानी जिसकी धर्म कर्म में मतलब देवी देवताओं के प्रति आस्था नहीं है और वो लाल किताब की रेमेडीज में भी आस्था अगर नहीं रखेगा तो लाल किताब की रेमेडीज उसको असर नहीं देगी। 5वां, जो पर स्त्री गमन करता हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखता हो, उसके साथ लाल किताब असर नहीं देगी। हैं ये जो लोग लाल किताब की प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो अपने इसका 5 ये बना करके अपने साइड में लगा भी सकते हैं, ताकि आपको ना बताना पड़े कि अगर जिसको मेरे बताए गए उपायों का फायदा लेना है उसे ये 5 काम भूल करके भी नहीं करने हैं, नहीं तो रेमेडीज का पूरा लाभ नहीं प्राप्त होगा। तो इससे ये पता चल गया आप लोगों को कि लाल किताब के उपाय करने पर कई बार फायदा नहीं होता। तो किन लोगों को फायदा नहीं होता, ये 5 उनमें से कुछ ना कुछ करते होंगे। अगर आप सही तरीके से डायग्नोज करते हो प्रॉब्लम को, सही तरीके से अकॉर्डिंग टू आपके चार्ट के अनुसार, ये ध्यान रखना वो जनरलाइज फार्मूला नहीं, चार्ट के अनुसार, ग्रह स्थिति के अनुसार, वर्षफल के अनुसार जब आप पूरा हिसाब किताब लगा करके किसी को रेमेडीज बताते हैं और रेमेडीज करनी किस तरीके से है, अगर ये आपको ज्ञात होगा और वो आपकी बात पर खरा उतरता है तो आपका वो मामला सक्सेसफुल हो जाएगा। ये 5 चीजें मैंने बताई। अब हम क्वेश्चन सेशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर। हाँ बताइए, किसका कोई क्वेश्चन हो तो। सर मेरा है बहुत दिन हाँ से। एक तो वो पहले बोला था लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वाला। जी, लेफ्ट हैंड में मतलब फिर लाइंस बदलती हैं या नहीं बदलती, क्योंकि ये पूर्व जन्म का हाथ होता है हमारा लेफ्ट हैंड, तो उसे इसमें पूर्व जन्म का हाथ भी बोल सकते हैं, उसे चंद्र कुंडली का हाथ भी बोल सकते हैं। जी, तो इसमें लाइंस कभी चेंज होंगी क्या? जैसे राइट हैंड में तो हम जैसे कर्म करते रहते हैं बदल बहुत सकती कम है, चेंज होती है, उसमें बहुत नहीं कम होती चेंज, है ना। बहुत हाँ ना के बराबर असर आता है। जी, हाँ जी, बस यही था। और दूसरा था जो आपने बोला कि पामिस्ट्री वालों को लाल किताब जरूर पढ़नी चाहिए, कौन सी पढूं फिर मैं? देखिए, मार्केट में लाल किताबें बहुत हैं, अब मैं किसका नाम बताऊं मुझे खुद को ही समझ में नहीं आता। और मैंने सर जब दो पढ़ी चार थी, बता दीजिए, उसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे। होते हैं, आप लोग एक बार अमेजन पे देखिए और मैक्सिमम हाँ, 90 नहीं मैं बताऊं, हर किताब 90 से 95% तक एक दूसरे की टिप मार के लिखी गई है लाल किताब में।
अच्छा। कोई विशेष नहीं, मतलब मैं कहूंगा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया हुआ। जब हमारे वैदिक ज्योतिष में तो फिर भी बहुत लोगों ने बहुत अच्छा एलोबरेट करके लिखा है, अपने अपने स्टाइल से लिखा है, अपने आप को अपने आप से डेफिनेशन दे करके चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। पर लाल किताब के मैटर में ये चीजें थोड़ी सी कमजोर है। सभी ने या तो पोएट्री उठा करके लिख दी, उसको पोएट्री को ही समझाने का प्रयास किया है ना, पर अपने हिसाब से विद एग्जाम्पल्स। किसी ने ऐसी किताब लिखी हो, या तो मेरे सामने किताब आई नहीं तो मैं जरूर आप लोगों को रिकमेंड करता। वैसे अगर पोएट्री के लिए आपको लेना है तो आप कोई भी बुक्स ले सकते हैं, किसी भी राइटर की, अच्छे राइटर की ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। रख सकते हैं बाकी सर घर में? रखो ना, किसने मना किया है? पता नहीं, कई बाकायदा लोग एक बोलते रहते हैं कि लाल किताब घर में नहीं रखनी चाहिए। अरविंद नहीं, जी भी नहीं। बताएंगे, नहीं, रख सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल। एक किताब मैं वैसे आपको रिकमेंड करता हूँ गुरुदेव जी। ये ना स्वामी केशवानंद की एक किताब है। हाँ, नोट कर लीजिए जो अरविंद जी बता रहे हैं। हाँ ये जी। ये ना कि उर्दू की एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है, जो उसकी मूल किताब है ना उसकी ट्रांसलेशन है। अच्छा, रूपचंद जी का? हाँ, रूपचंद जी की जो बेसिक बुक थी उर्दू में लिखी हुई, उसकी उर्दू में ही हिंदी में ट्रांसलेशन है। तो अच्छा, इसके लिए आपको उर्दू की डिक्शनरी भी अपने साथ रखनी पड़ेगी, यही दिक्कत है। रत्ना उसके जी साथ ये हिंदी ध्यान हाँ, रखना, भी होनी। हाँ, मैंने क्या बताया, 90% से 98-99% तक लोगों ने एक दूसरे की हूबहू उतार रखी है। यस। नहीं तो मैं जरूर आपको 5-10 बुक्स रिकमेंड कर देता। सर आपकी मैंने आयतें जो आप दे रहे हो, जो ये फरमान है, ये वाली बुक बता दीजिए। ये तो मैंने कहा सारी बुकों में मिलेगा। चाहे अच्छा, अरविंद जी ने जो केशवानंद जी की बताई है, मैंने नहीं पढ़ी केशवानंद जी की, परंतु उसमें भी डेफिनेटली मिलेगा। और ये अच्छा, फिक्स्ड है, ठीक। ये जी जी, फिक्स्ड है। आप बहुत केशवानंद जी की अच्छी ले है। लीजिए, कृष्ण प्रशांत जी की ले लीजिए, एक किशन लाल शर्मा जी की ले लीजिए, या उमेश शर्मा जी, किसी की भी आप ले लीजिएगा, ये पोएट्री में डिफरेंस नहीं मिलेगा। ये हर एक में हूबहू ये सेम। की ये जैसे हमारे वृत प्राशर होरा शास्त्र में सूत्र दिए हुए हैं, प्राशर जी की श्लोक दिया हुआ है, तो कोई व्यक्ति कितना ही कुछ कर ले, वो श्लोक को सेम ही रखेगा, उसमें परिवर्तन नहीं करेगा। तो ऐसे जी, ही कोई भी पोएट्री में परिवर्तन नहीं करेगा, उसके एक्सप्लेनेशन उसके अपने अनुसार हो सकते हैं। ठीक है तो सर, आप आपके एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे हैं, हाँ, बहुत beautiful। क्लियर हो जाता है आयतों का। हाँ थैंक यू सर। हाँ हाँ बोलिए। जी। सर मेरा भी सवाल वही था कि अगर कोई बुक रेफरेंस के लिए कोई बेसिक में हो, क्योंकि जैसे हमने थोड़ा सा पढ़ा था तो उसमें जैसे फर्स्ट चैप्टर था तो उसमें जैसे था लिखा, इंसान बंधा खुद लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो, कलम चले खुद करम पे अपने, झगड़ा अकल न किस्मत हो। तो इसमें भी इसी तरीके से सर हमने पहले पढ़ा था, तो ऐसे तो सर थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाएगा। वैसे तो मैं आपका ही करूंगी, पर मैं ये सोची थी अगर कोई नहीं, सेम ये रेफरेंस हो। आपने मेरा पिछला कोर्स किया था ना लाल किताब का। जी सर। जी हाँ, सर। ये चीज मैंने करवाई हुई है सेम। ओके। नहीं अभी सर आपको याद नहीं आ रहा। हाँ, नहीं सर मेरे और पास है, वो मैंने सब लिखा हुआ है तो याद है हाँ, सर मुझे। पर जिस सर कोई पहला मैं था, से मैं पहली डिस्टॉर्टेड बिल्कुल नहीं होने दूंगा नहीं। स्वाति जी, चिंता मत रखिए, चिंता मत कीजिए। बस मेरे वीडियोस के अनुसार रोज जो मेरा वीडियोस मिलता है उसके नोट्स अपने एंड से जरूर बनाइए। ये मैं क्यों बताता हूँ, ये तो नोट्स मेरे भी आएंगे, हमारे भी आएंगी, पीपीटी आ जाएंगी आज आपके पास, परंतु मैं इसलिए जानबूझ के बनवाता हूँ ताकि कोई बात ना समझ में आए तो स्टूडेंट्स अगली बार उसको पूछेगा या उसकी खोजबीन करेगा, उसके बाद दिमाग में क्वेश्चन आएगा। अगर वो नोट्स ही नहीं तैयार करेगा और वो तो बस ऐसे लेकर के रख लेगा, तो पहली बात तो एक तो उसका रिवीजन नहीं हुआ, दूसरा वो उसके क्वेश्चन नहीं आएंगे। वो सर क्वेश्चन जुड़ा क्या हुआ है ना सर, हाँ सारी चैप्टर्स जुड़े हुए हैं, एक भी मिस होता है तो फिर वो कोई फायदा नहीं। हाँ, इसीलिए मैंने फरमान से शुरू किया है, जो पहला फरमान है उससे शुरू किया है। क्यों किया है? क्योंकि फरमान में पामिस्ट्री, वास्तु और ये ज्योतिष तीनों चीजों का मिला जुला स्वरूप तीनों में आता चला जाएगा। सर कोई भी फिर आप फिर भी सर अगर टाइम निकाल के कोई बेसिक बुक जो आप प्रेफर करें। मैंने जो पढ़ी है पंडित कृष्ण अशांत की पढ़ी हुई है मैंने, पर वो इतनी बड़ी नहीं है, उसकी पृष्ठभूमि और व्याख्या मुझे अच्छी लगी थी बुक। मैंने शायद एक कोर्स में पहले भी रिकमेंड की थी पंडित कृष्ण अशांत की। अच्छी बुक्स हैं वो, अच्छी बुक्स लिखी हैं उन्होंने।
मतलब समझाने का एक प्रयास किया है उन्होंने, और वो मेरे ख्याल से उस समय सबसे अनूठी किताब थी। वो आप ले सकते हैं। बाकी तो मैंने कई लोगों की पढ़ी। मेरे पास पंडित किशनलाल शर्मा जी की इतनी मोटी बुक है एक, हरिद्वार से परचेज की थी बहुत पहले, बहुत साल पहले। अब तो हो सकता है उसका कोई नया रूपांतरण आ गया होगा। जो मेरे पास है मैं वो बता रहा हूँ। एक मेरे पास बुक है जो उर्दू में लिखी हुई है, उर्दू के हूबहू जैसे अरविंद जी बता रहे हैं, बिल्कुल वही 2 पार्ट्स में इतनी मोटी मोटी बुकें लाल रंग में। मैं दिखा दूंगा आप लोगों को उसमें, पर उसका किसी भी राइटर का नाम नहीं है, किसी पब्लिकेशंस का नाम नहीं है, वो नोट्स टाइप के हैं। और मैं वो भेज दूंगा फोटो खींच करके आप लोगों को किस तरह की है वो। पर उसको थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, महंगी भी बहुत है। सर ये मेरे अंदर समझ तो एक पैशन था ना, बस ले लो, नई चीज आए ले लो, बस मार्केट से उठा लो। मुझे तो कोई बता देता था, मैं फटाफट ले लेता था। पर वो सच बताऊं तो वो मेरे लिए भी बहुत टिपिकल रही, और सर मैंने बहुत ही भी दिक्कत वाली रही। मतलब उसमें समझ में नहीं आता है, मैं आपको स्पष्ट रूप से समझा रहा हूँ। हाँ, ये वाली शायद मेरे पास है, ये ये किशनलाल जी पंडित की। कृष्णलाल जी की है। हाँ हाँ, ये मेरे पास है। पर अब ये समझ में आनी शुरू करिए सर। वैसे एक बात है ये कि थोड़ी छोटी है मेरे पास, इसमें मोटी वाली है, बड़ा एडिशन है मेरे पास। ओके इससे भी बड़ा एडिशन है मेरे पास। सर, पर एक बात है, लाल किताब को हम नहीं चुनते, लाल किताब हमें चुनती है, क्योंकि ये किताब कम से कम 10 साल से है सर। पर हाँ, मेरे पास तो 10 नहीं साल समझ से भी में बहुत आया, ज्यादा हो गए। पर वो जब तक लाल किताब आपको नहीं चुनती आपका शादी उसमें समय। शादी से पहले की किताब खरीदी हुई है, मतलब 20 साल से ऊपर हो गई, मतलब वो लाल किताब को खरीदे हुए, है ना। पर समझ में बहुत लेट आई, खैर वो एक अलग बात सर ये है। तो कहते हैं लाल किताब आपको चुनती है, हम नहीं चुनते पंडित कृष्ण लाल शर्मा जी ने व्याकरण नहीं बहुत अच्छी है इसमें, पर हाँ वैसी चीजें हैं। पर ये किताब मेरे पास है, नो डाउट। हाँ, मीना मारिया जी। गुरु जी, जैसे आपने बताया कि मेल हैंड राइट हैंड होता है और फीमेल हैंड लेफ्ट हैंड होता है, तो आपने बोला कि राइट हैंड लगन कुंडली बताता है और जो लेफ्ट हैंड है वो चंद्र कुंडली। दैट गोज फॉर बोथ द पीपल, मतलब जेंडर्स, मेल एंड फीमेल। हाँ, दोनों, बोथ में, दोनों में, दोनों में। हाँ, मंजीत जी। नमस्कार बेटी। नमस्कार। जो हमने 5 कंडीशंस की जो बात की, हमने 5 कंडीशन में एक श्राद्ध वाली कंडीशन है, तो हम ये वही कह रहे हैं कि हर साल जैसे हमारे श्राद्ध का हाँ आता है हर साल, तो जी वो जी, करते हुए होना चाहिए हाँ रेगुलर। हाँ, बस बस साल में एक बार जरूर वो व्यक्ति करे। राइट। तो आपने जैसे बताया था, अच्छा सॉरी, क्या हो गया? पूछू क्या? डन डन, मैंने थैंक यू, हाथ नहीं रुक उठाया जाओ था। रुक जाओ, हैंड रेज कहाँ किया कविता जी? हाँ हैंड रेज करना वही सीखो। तो हैंड रेज करो, नीचे एक जगह होती है रिएक्शंस, रिएक्शंस पे जाकर के देखोगे तो हैंड रेज करने का एक हमें ऑप्शंस मिलता है, उसको करोगे तो हैंड रेज हो जाएगा। हाँ ज्योति जी। सर मुझे भी एक पूछना है, जो मीना जी ने पूछा, जो मेल हैंड जिस तरीके से देख रहे हैं या इन्हें उसके ऑपोजिट देखते हैं कि वो सेम ही मानेंगे, जैसे कि राइट हैंड सूर्य कुंडली और लेफ्ट हैंड चंद्र कुंडली। ये पुरुष के लिए बताया गया है, और साथ में ये कहा गया है कि औरत का हाथ को लाल किताब ने उल्टा हाथ से लिया गया, कि मेन हाथ उसका उल्टा बताया गया है। पर मैं इस बात से बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूँ, मैं इस बात से बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूँ। वो आगे जाकर के इसमें और पामिस्ट्री के सूत्र आएंगे, तो जब उस समय मैं क्लियर करूंगा आप लोग। हाँ जगदीश जी। सर एक चीज और पूछ रही थी सर, जो आपने कहा कि हाथों की रेखा नहीं बदलती है, वो चंद्र कुंडली दोनों, मतलब औरत और पुरुष दोनों की चंद्र कुंडली नहीं बदलती, जो हाथ जिससे चंद्र कुंडली रिलेटेड की है? बात नहीं, बात प्रश्न को नहीं, हाथ। पकड़ा करो ढंग से प्रश्न को, कि उन्होंने पूछा क्या उल्टे हाथ की रेखाएं बहुत जल्दी बदल सकती हैं, तो मैंने ये कहा ये सबसे मुश्किल है, ना के बराबर बदलती है। समझे बात? राइट हैंड, यानी दो राइट हैंड का मतलब ये है जो व्यक्ति राइट हैंड से काम करता है,
उसका राइट हैंड एक्टिवेट होता है, उसी में सबसे ज्यादा परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। जी सर। हाँ, अगर जी कोई सर। व्यक्ति लेफ्ट हैंड से लिखता है तो उसके लेफ्ट हैंड सबसे ज्यादा एक्टिव मिलेगा, तो लेफ्ट हैंड में परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। अगर कोई आप रेमेडी सजेस्ट करते हैं, लंबे समय तक रेमेडी सजेस्ट करते हैं, तो उसके हाथ की रेखाओं में परिवर्तन जो आएगा वो फिर उसी हैंड में देखने को मिलेगा जो हाथ उसका एक्टिव होगा। हाँ जगदीश जी बताइए। गुरुजी मैंने यही पूछना था कि भाई आपने कहा कि भाई इसके राइट हैंड से जो है ना इसकी सूर्य कुंडली यानी लगन कुंडली बना सकते हैं और लेफ्ट हैंड से चंद्र कुंडली, तो इसके हाथ की रेखाएं देख के लगन कुंडली कैसे बन सकती है? वही तो ज्ञान की बात है, वही तो इस कोर्स में पता चलेगा जगदीश जी। यही तो सीक्रेट है, पहली क्लास में नहीं बताऊंगा मैं। नहीं तो जगदीश जी ने दोबारा आना नहीं है, तो जगदीश जी भाग जाएंगे, ऐसे कैसे काम चलेगा। नहीं जगदीश जी अभी तो पता चला ना, बुध की उंगली मेरी ऊपर है। नहीं वो जगदीश जी कहाँ भागने वाले हैं आपसे, कितने सालों से बैठे हैं। नहीं ठीक बात है। अब आपने इंटरव्यू भी देना है, एक बहुत बढ़िया इंटरव्यू चल रहे हैं। अमरदास जी का हो चुका है, अभी अरविंद जी का होगा, रत्ना जी का होगा, बहुत सारे स्टूडेंट लाइन में। ठीक है गुरुजी, जो अमर मर्जी जी आप। का बहुत बढ़िया रहा। हाँ अमर जी का बढ़िया रहा। हाँ, अमर जी ने अपने दोस्तों से बहुत ज्यादा जो है उन्होंने सब्सक्राइब भी करवाया और वो कमेंट्स भी करवाए, तो इसीलिए इनका जो है वीडियो काफी अच्छा चला। हाँ कविता जी आप बताइए। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने जैसे बताया लेफ्ट हैंड फॉर फीमेल्स एंड राइट हैंड फॉर मेल्स, हाँ तो उसमें अगर फीमेल की रिपीट नहीं, अगर क्वेश्चन का आंसर दिया जा चुका है तो फिर मत पूछो, है ना, कोई नई चीज है तो। बोलिए। फिर फीमेल के लिए भी चंद्र कुंडली लेफ्ट हैंड में ही होगी, ऐसा लग्न कुंडली होगी अभी कि अभी चंद्र अभी कुंडली होगी? और आगे बढ़िए, आप यहाँ राइट और लेफ्ट में घुस गए हो, कोई बात नहीं। अब ये समझो जिस हाथ से काम कर रहे हो वो हाथ आपका एक्टिव हाथ है, ठीक है, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स, सबसे ज्यादा परिवर्तन आपको वहीं से देखने को मिलेंगे। ओके सर। हाँ मालविका जी। सर क्वेश्चन तो लेफ्ट एंड राइट वाला ही है, लेकिन छोड़ो अभी कोई बात नहीं। नहीं सर, नहीं संदीप ठीक हाँ है। बताइए। नहीं सर, एक और भी चीज है इसमें। सर आजकल मेजरली, पहले जमाने में लेडीज पढ़ी लिखी नहीं होती थी तो उनका काम करने का तरीका नहीं होता था, वो लिखती नहीं थी। लेकिन आजकल फीमेल वर्किंग भी है और हाथ से लिखती भी है, तो मेजरली जितने भी लोग होते हैं वो राइट हैंड से ही लिखते हैं और कुछ लोग लेफ्ट से भी लिखते हैं। तो उस केस में भी क्या हैंड्स या उनकी अभी तो बताया मैंने मालविका जी, ध्यान से सुना हो तो। मैंने कहा जो आदमी जिस हाथ से लिखेगा, जिस हाथ से काम करेगा वही एक्टिव हैंड माना जाएगा, उसी की हथेली पे परिवर्तनों को परिवर्तन माना जाएगा। मेन हाथ उसी को लेकर के चलना है, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ संदीप जी। हाँ सर, ये आपने वर्ड यूज किया था राशि, मतलब सिद्धि से कोरिलेट किया था। सिद्धि का क्या मतलब हुआ सर? सिद्धि का मतलब मैंने कहा हमारे अंदर बहुत सारे कार्य करने के गुण होते हैं। किसी आदमी में खाना बनाने का बहुत अच्छा गुण है, किसी में मैनेजमेंट का गुण बहुत अच्छा है, और सिद्धि का मतलब ये है कि जो हमारे अंदर गुण है कार्य करने का, क्या हम उस कार्य को एक बार अपने हाथ में लेने के बाद पूर्णता तक पहुंचाते हैं या बीच में छोड़ के भाग जाते हैं या अनफोकस्ड होकर के काम करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को चाय तो बनानी आती है, उसको प्रोसेस भी मालूम है और उसको आपने चाय के काम पे लगा दिया, परंतु उसने क्या देखा, या तो मोबाइल देख रहा है, किसी से बातों में लग गया और चाय निकल गई। फोकस्ड होके काम नहीं किया तो चाय वो पूरी बनी नहीं, उससे पहले ही वहां काम में डिस्टरबेंस आ गई है, यानी कि अनफोकस्ड होके काम कर रहा था, यानी कि वो चाय बनाने में सिद्ध नहीं है अभी। अगर वो व्यक्ति ऐसे आंख बंद करके कोई चाय चीनी, जिसको कहा आपने 3 कप चाय बना दो, और वो परफेक्ट चीनी, परफेक्ट चाय पत्ती और हर चीज परफेक्ट मात्रा में डाल रहा है बिना माप तोल के, और चाय फर्स्ट क्लास आपको बना के दे रहा है, तो ये समझ लेना वो चाय बनाने में सिद्ध है।
तो ये सिद्धि का मतलब ये है कि कोई कार्य को पूर्णता तक पहुंचा दे, इसकी शक्ति राशियों के पास में होती है। समझिए बात को, सिंपल है। यस कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति धनु राशि है, किसी व्यक्ति धनु राशि है और धनु राशि में कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो धनु राशि की भी अपनी एक गुण है। वो गुण क्या है? वो टीचिंग का गुण है। धनु का गुण क्या? टीचिंग का है। लाइब्रेरी, पुस्तकालय जिसे हम कहते हैं, वो स्थान धनु राशि का स्थान है। फाइट करने के लिए उसके पास विद्या का बल है। उसको कोई भी जिंदगी में प्रॉब्लम आएगी, उसका सॉल्यूशन वह किताबों में ढूंढेगा, ज्ञान में ढूंढेगा, गुरु के पास ढूंढेगा। पर बहुत सारे लोग इस काम को भी नहीं कर पाते, वो किताब में भी नहीं ढूंढ पाते, वो भटकते रहते हैं। मैं किस आदमी से पूछूं, कहाँ ढूंढूं, कहाँ नहीं ढूंढूं। कंफ्यूजन है उनके पास बहुत ज्यादा कि अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे कहाँ से मिलेगा, इस बात को भी फाइंड आउट नहीं कर पाते। यानी देखना पड़ेगा कि धनु राशि में कैसा ग्रह बैठा हुआ है। पाप ग्रह इंसान को भ्रमित करते हैं, शुभ ग्रह पूर्णता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब मान लीजिए धनु राशि के अंदर वहां पर कोई ऐसा ग्रह बैठ जाए, मंगल ग्रह बैठ गया, मान लीजिए धनु राशि में, आपकी कुंडली में धनु राशि में मंगल बैठ गया, तो इसका मतलब वो व्यक्ति पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या ज्ञान से रिलेटेड जो भी कार्य कर रहा होगा, उसको पूर्णता तक पहुंचाएगा। तो जिसका भी मंगल आप धनु राशि में जाकर के देखिए ना, वो जिस काम को हाथ में ले लेगा और खास करके गुरु से संबंधित ज्ञान होगा, उस काम को पूर्णता तक पहुंचाएगा। अब गुरु के काम कौन कौन से होते हैं? गुरु का काम पैसा जोड़ना, धन का संग्रह करना, पैसे को प्रचार प्रसार, मतलब पैसे का उसमें धन में तरक्की उन्नति करना, ये सारे काम जो हैं गुरु के से जितने भी रिलेटेड काम होंगे, उन कामों में वो एक बार हाथ में ले लेगा तो उसको पूर्णता तक पहुंचाएगा। यानी अगर उसके पास कभी कर्जा हो गया, तो अगर उसने डिसीजन ले लिया अब मैंने कर्जा खत्म करना, तो एक सुर में लग जाएगा वो कर्जा खत्म करने के लिए, और दाएं और इतना जल्दी कर देगा कि बैंक वाला या जो कर्ज देने वाला हैरान हो जाएगा, अरे इतना जल्दी लुटा भी दिया, खत्म भी कर दिया। इसे कहते हैं कि सिद्धि। अगर यहीं पर धनु में राहु बिठा दिया आपने, अब वो कंफ्यूज करेगा। कभी आदमी गूगल के पास भागेगा, कभी किताब के पास भागेगा, कभी गुरुजी के पास भागेगा, कभी दाएं भागेगा, कभी बाएं भागेगा, पर कभी भी उस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाएगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया जस्ट। तो उस राशि में का जो गुण था, उस राशि को पूर्णता तक नहीं पहुंचा पाया। ये राशि का मतलब है। इसको हम वैदिक में भी हम जो है अप्लाई कर सकते हैं। वैदिक और उसमें कोई बहुत अंतर नहीं है, सिर्फ हमें उसका सूत्र मालूम होना चाहिए। आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। ज्योतिष में बहुत छोटे छोटे सूत्रों से ही बहुत बड़ी बड़ी बातें निकल करके आती है। बहुत बड़े बड़े सूत्रों की आवश्यकता नहीं है, छोटी छोटी चीजों से ही बहुत कुछ पता लगता। यस सर, थैंक यू सर। पूजा जी नहीं है। अमर जी? सर जिनके दोनों हाथ चल रहे हो वो क्या करे? अरे बाप रे, तू कलाकार है, वो आइंस्टीन है। सर मेरे दोनों हाथ चलते हैं। मैं राइट से लिखती हूँ एंड लेफ्ट से बहुत सारे काम करती हूँ। बहुत अच्छी बात, दोनों दिमाग एक्टिवेट है। बस कंफ्यूज मत हो, क्योंकि जिनके दोनों दिमाग एक साथ चलते कई बार वो कंफ्यूज बहुत लंबे समय तक रहते हैं। जी सर। हाँ अमर जी बताएं। हाँ गुरुजी, जैसे एक हम लोग यहाँ पे जो आप एक बार बता रहे थे, हमारा जो वास्तु का जो लाल किताब में मकान कुंडली होता है जी, तो उसको भी थोड़ा आप रोशनी डालेंगे? वो तो आएगा, इसमें आएगा, अमर जी आएगा, वही सर, वो आएगा, वो तो मेन चीज, वो सब करवाएंगे, वो आप चिंता मत करो। इस बार सोचा हुआ सारे चीज आराम आराम से करेंगे, इसलिए मैं स्टेप वाइज लेकर के चलता हूँ। चलिए, आप सभी के पूरे हुए। कल हम शाम को 7:30 बजे, सोमवार को शाम को 7:30 बजे क्लास होगी, उसके अंदर मिलेंगे। और अभी जो पीपीटी बनाई है वो पीपीटी अभी आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, नमस्कार। थैंक यू। व्हाट्सएप पे जरूर लिखिएगा कैसा रहा आज का सेशन और क्या चीज और उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। थैंक यू।
श्योर, थैंक यू।